जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों फिर से आपके बीच मॉक टेस्ट 7 नंबर है। बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अभी तक आपने पहला वीडियो देखा होगा, इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर 6 तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मैंने करा रखा है। और आज हम देखेंगे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। यकीन मान लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एनडीए हो, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सीडीएस, एफकैट, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे अगर हिस्ट्री का सिलेबस है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इससे पहले जान लो, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है और मेरा क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो। और मैंने डिफेंस से कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसको मैंने मेंशन कर रखा है। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर, आर्मी की रनिंग ही क्वालिफाई किया मैंने। एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को भी मैंने फाइनली क्वालिफाई किया है, ज्वाइनिंग लेटर उसका आने वाला है। एसएससी जीडी को मैंने भी क्वालिफाई किया है। तो इन सभी एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन द आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आते हैं, देखो ये प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है। यूट्यूब में जाओगे तो प्लेलिस्ट बनेगा, आपको मिल जाएगा कोर्स ऑफ फोर्स पे। इन सभी वीडियोस का आप चाहते हो कि प्रेजेंटेशन पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1858, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो 1857 में 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेज़ों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हो चुका था। देखो तो यहाँ पे 1857 तक आप जानते हो, 1857 तक मैंने इससे पहले लॉर्ड डलहौजी था, या डलहौजी जो भी बोलो, लॉर्ड लगाना नहीं लगाना अपने ऊपर है। डलहौजी भारत का अंतिम, मैंने बताया भी था कि अंतिम गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा भूमिका बताता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार वाइस रॉय क्यों हुआ, आखिरकार क्या दिक्कत हो गया गवर्नर जनरल लिखने में। पहले देखो, अंग्रेज भारत में कुछ कानून लेकर आए थे, उस कानून को जान लो तभी समझ में आएगा। अंग्रेज कुछ कानून लेकर आए थे, मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहला कानून जो अंग्रेज लेकर आए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आप लिखते चलना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1793 के बाद उनका स्टार्ट हो गया था चार्टर एक्ट। और यह चार्टर एक्ट हर 20 साल पे आता था। तो आप ध्यान से देखो, 1793 के बाद कब आएगा, 1813, फिर 20 साल ऐड कर दो उसमें 1833, फिर 20 साल ऐड कर दो 1853, और फिर 20 साल ऐड करोगे तो 1873। 1873 में चार्टर एक्ट आना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो कि 1853 के जस्ट 4 साल बाद क्रांति हो गई देश में, अंग्रेजों की सत्ता हिल चुकी थी। तो उनको आनन फानन में 1858 में, जस्ट 53 के बाद 58 में एक नया कानून लेकर आना पड़ा। और उसी कानून में 1858 में एक कानून आया जिसे हम बोलते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858। उसमें बोला गया कि जो गवर्नर जनरल का पद है उसको वाइस राय कर दिया जाएगा, और कंपनी का पावर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर ख़त्म करके पूरा पावर चला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, अंग्रेज के संसद के पास चला गया। और पहला वाइस राय नियुक्त होते हैं कैनिंग। अब कैनिंग आए तो क्या बदलाव लेकर आए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, रानी के अधीन में, राजा के अधीन में चला गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने बता दिया 1858 में क्यों आया था। इसके बाद वाइट म्यूटिनी बाई द यूरोपियन ट्रूप्स। म्यूटनी का मतलब क्या होता है, विद्रोह, सिपाही विद्रोह को हम बोलते हैं म्यूटनी। जैसे कि 1857 को कई लोग मिलिट्री म्यूटनी भी बोलते हैं, सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। और 1861 का काउंसिल आया था। देखो मैंने अंग्रेज के द्वारा बनाए गए कानून को फिर से लिख देता हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट फर्स्ट, 1813, 1833, 1853, 1858। इसके बाद क्या आता है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज, 1892 का भी इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद क्या आएगा 1892 के बाद, 1909 का आप पढ़ोगे
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1919 में क्या आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बाद आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। और आप जानते हो 18 जुलाई 1947 को आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और भारत आज़ाद हो जाता है। तो इतने सारे मैंने कानून का भी एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, मैं इसी में कवर करा दिया। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। इसके बाद आता है एल्गिन। एल्गिन का शासनकाल देख लो, बहुत ही छोटा है, 1862 से 63 के बीच में। और वहाबी मूवमेंट जो इस्लामिक मूवमेंट है, वहाबी मूवमेंट क्या बोलते हैं, इस्लामिक मूवमेंट है, यह स्टार्ट हुआ था। लॉरेंस 1864 से लेकर 69, 5 साल का शासन है यहाँ पे। भूटान वार 1865 का, देखो भूटान से वार नहीं हुआ था, इसे कई जगह बुक में देखोगे आप, स्पेक्ट्रम के बुक में तो टेंशन लिखा था है, भूटानीज टेंशन, मतलब अंग्रेज की सेना जाते ही भूटान सरेंडर कर दिया, तो वार हुआ नहीं तो इसलिए टेंशन लिखा होता है। 1865 का भूटान वार। और सेटिंग अप द हाई कोर्ट्स एट द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखो हाई कोर्ट कहाँ कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, बॉम्बे, मद्रास में। आपको मैं बता दूं कि पहला जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, सॉरी माफ़ करना यहाँ पे, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था हेस्टिंग, उसने ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करा दी थी। आप जानते हो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था, जिसमें 3 वकील थे, 3 वहाँ पे जज थे। और उसके बाद 1865 में आकर के आप देखो कि हाई कोर्ट की स्थापना हुई कहाँ कहाँ, कलकत्ता में, बम्बे में, मद्रास में। समझ में आया। अगला है लॉर्ड मायो। अब मायो के शासनकाल में क्या होता है, 69 से लेकर 1869 से लेकर 1872 के बीच में है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब गांधी जी का जन्म हुआ 1869 में, तो इंडिया का उस समय पूछ लेगा, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो याद रखना है मेयो था उस समय। मेयो के समय में क्या क्या होता है आपको बता दूं कि ओपनिंग ऑफ द राजकोट कॉलेज इन कठिवार एंड द मेयो, कठिवार कहाँ पे है, ये गुजरात में है। द मेयो कॉलेज एट द अजमेर फॉर द पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। मतलब भारत के उस समय जो भी राजकुमार थे, जो भी राजे रजवाड़े थे, उनके राजकुमार को पॉलिटिकल ट्रेनिंग मतलब किस तरह से शासन व्यवस्था करना है राज्य महाराजा को, उनके लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना करेगी मायो के समय में। ठीक। अगला है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा, कि अगर भारत की जनसंख्या अगर 121 करोड़ था तो कोई ना कोई डेटा बताएगा, तो उस तरह से स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर और कॉमर्स, वाणिज्य और कृषि मंत्रालय, मंत्रालय बोलना गलत है, डिपार्टमेंट, अनुभाग की स्थापना हुई, ये भी समझ सकते हो। और इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट रेलवेज, मतलब कि राज्य का जो रेलवे होता है, राज्य के कुछ रेलवे के कानून राज्यों को दिए गए। राज्य का मतलब है प्रांत को, जैसे बंगाल उस समय एक प्रांत था, एक प्रोविंस था, अवध था। एक तरह से मराठा भी, मतलब जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर चुके थे, सहायक संधि साइन कर चुके थे, उनके पास गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत का पहला जनगणना जो 1872 में हुआ था, वह मेयो के समय में हुआ था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मेयो एकमात्र भारत का वाइसराय है जिसका हत्या हो गया था। मतलब कि मेयो अपने शासनकाल में, देखो हर शासन का 5-5 साल हो रहा है, इसका 4 साल में क्यों हो गया, 1872 में या जितने भी भारत के उस समय क्रांतिकारी थे उसको कैद करके ये लोग अंडमान निकोबार की जेल में भेज देते थे और वहाँ चक्की पिसवाते थे, और बहुत ही वहाँ पे उनके साथ गलत व्यवहार होता था। तो मेयो उसी इन्वेस्टिगेशन करने अंडमान निकोबार गया, और वहाँ पे एक पठान वहाँ पे क्रांतिकारी था, उसका नाम शेर अली शाह बहादुर था। शेर अली शाह अफरीदी बहादुर नाम का एक पठान क्रांतिकारी ने इसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी ऑन द स्पॉट। बाद में उसका फांसी भी हुआ, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला वाइसराय जिसका उसके शासन में, मतलब अपने पद पे रहते हुए हत्या हुई, तो उसका मायो नाम है। अब मायो के बाद अगला क्या है, नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक 4 साल ये भी रहता है, इसका मतलब है नहीं कि इसका भी हत्या हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स के प्रिंस 1875 में भारत जब आए थे, तो उस समय भारत का नॉर्थ ब्रुक ही वाइसरॉय था। ट्रायल ऑफ द गायकवाड़ ऑफ द बड़ौदा, यहाँ पर गायकवाड़ होगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो मराठा के समय में कुछ कॉन्फिडरेसी बन गया था, जैसे कि गायकवाड़ का शासन कहाँ पे था, बड़ौदा के पास था। होलकर का शासन इंदौर के पास था। भोसले का शासन नागपुर के पास था। सिंधिया का शासन ग्वालियर के पास था। तो उसी तरह से कॉन्फिडरेसी की बात हो रहा है।
कूका मूवमेंट इन पंजाब। कूका क्या है, एक तरह से किसान का मूवमेंट है, पंजाब में हुआ था। उस तरह से मोपला मूवमेंट जो था, मोपला आंदोलन, वह केरल में हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला है लिटन। लिटन का शासनकाल में क्या सबसे इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लिटन लेके आया था। मतलब जो प्रेस था, जो मीडिया थी, उस समय प्रिंट मीडिया ही थी खास तौर पे, उस पर इसने रिस्ट्रिक्शन डाला कि सरकार से पूछे बिना मीडिया कुछ भी दिखा नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, समझ में आया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वीन विक्टोरिया को इसने केसर ए हिंद की उपाधि दे दिया। समझ में आ रहा है, केसर ए हिंद का उपाधि लिटन के समय ही क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। और सेकेंड अफ़गान वार हुआ था, सेकेंड अफ़गान वार 1878 से लेकर 80 के बीच में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऊपर भी आप देख सकते हो जो मैंने लिख रखा है कि 1876 का फेमाइन आया, जिसमें सबसे ज़्यादा इस फेमाइन का बुरा असर कहाँ कहाँ रहा, तो मद्रास में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर, हैदराबाद और सेंट्रल इंडिया। मतलब पूरे भारत में उस समय अकाल का स्थिति आ गया था। और अंग्रेज़ों का नीति इतना गलत था कि अकाल और भयावह स्थिति ले चुका था। रिपन के शासनकाल में क्या हुआ, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन लेकर आया था उसको रिपन ने हटाया था। क्वेश्चन बार बार आता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लिटन लगाया या रिपन, तो लिटन ने लाया था और रिपन ने उसको हटाया था। समझ में आया। तो वही पहले बात है कि रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1882, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहला फैक्ट्री एक्ट आया था। जो फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स होंगे उसका क्या कंडीशंस होगा, उनको किस तरह से रूल किया जाएगा, यह 1881 में आया था रिपन के समय में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत का जो मैं बोला कि सेंसस स्टार्ट भले ही मेयो के समय में हो गया था 1872 में, लेकिन जो रेगुलर सेंसस होता है, मतलब कि हर 10 साल के बाद, वह 1881 में रिपन के समय हुआ था। इसीलिए देखोगे कि आज ही हमारा जनगणना जो लास्ट टाइम हुआ था 2011 में, तो लास्ट में उसका 1 आ रहा है, क्योंकि हर 10 साल पे हुआ था। खैर 2021 में जनगणना अभी कोविड के कारण नहीं हो पाया है, 22 में मोस्ट प्रोबेबली होकर रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि थोड़ा सा लोगों को पावर दिया गया कि वो भी अपना छोटे मोटे कानून बना सकते हैं। जिस तरह से आज हमारे गांव में मुखिया सरपंच होता है, जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका यहाँ पे बात हुआ। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। और एक और देख लो, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमिश्नर अंडर द चेयरमैन ऑफ विलियम हंटर। तो विलियम हंटर एक एजुकेशन कमीशन का हेड बन के आया था, उसको अपॉइंटमेंट किया। और इससे पहले मैंने बताया कि वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था, डलहौजी के समय, जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। रिपन के बारे में देखो, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखा है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखने का मतलब ये होता है कि अगर मैं 20 इन्फॉर्मेशन रखा हूँ तो आपसे उम्मीद किया जाता है एग्जाम में भी कि आप 10 कम से कम याद रखो। इसीलिए आपको मैं कुछ ज़्यादा ही बताता हूँ। डफरिन, और डफरिन से लगा क्या, डफर, तो बिल्कुल डफर था भाई साहब। इसके समय में 1885 में 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस का स्थापना हुआ। मैं वैसे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कांग्रेस का स्थापना से लेकर कांग्रेस के जो भी प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, और कौन सा अध्यक्ष कहाँ पे अध्यक्षता करी, उसका भी मैं बनाऊंगा। वैसे याद रखो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। एक वर्ड याद रख लो, 12 12 मतलब WNTU, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब तैयब जी आया तो क्या है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। और वाई से जॉर्ज यूले, और जॉर्ज यूले पहले ब्रिटिशर्स थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा और भी याद रख सकते हो कि 1907 का रास बिहारी बोस, 1915 का लखनऊ सेशन अंबिका चंद मजूमदार, 1916 का आप याद रख सकते हो। इसके अलावा 1924 में महात्मा गांधी ने करा था उसका अधिवेशन, 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू ने किया था, 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था, 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1938 का हरिपुरा सेशन और 1939 का त्रिपुरी सेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करा था। कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इन सभी को आप याद रख सकते हो। और कांग्रेस के सबसे अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, ये आपको कमेंट करके बतलाना है। चलो ऐसे आप कमेंट करके बतलाते नहीं हो, मैं ही बता देता हूँ, JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। और थर्ड बर्मीज़ वार हुआ था, और ट्रीटी ऑफ यांडोव। तो बर्मा के साथ 3 लड़ाई लड़े था, लेकिन हमने पहला ही लड़ाई करके
ट्रीटी ऑफ यांडोव हमने किया था, और यांडोव ट्रीटी करते ही हमने बर्मा का मतलब म्यांमार का बहुत सारे एरिया हमने कब्जा कर लिया था। खैर 1935 का, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक एक्ट आया था, उसमें बहुत सारे कानून हैं, इसी कानून के तहत बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है डफरिन के समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुआ था। अगला है लेंसडाउन। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जानेंगे कि लेंसडाउन एक जगह का भी नाम है, जहाँ पे गढ़वाल राइफल्स, जो इंडियन आर्मी का एक बहुत ही एलाइट एक रेजिमेंट है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है, उसका एक मुख्यालय भी है, रेजिमेंटल सेंटर है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। फैक्ट्री एक्ट, पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था? तो आप जानते हो रिपन के समय आया था। एक फैक्ट्री एक्ट 1891 में फिर से आता है। आप जानते हो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का लैंसडाउन के ही समय आता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, मतलब सिविल सर्विस एग्जाम को भी कैटेगराइज कर दिया गया 3 कैटेगरी में, इंपीरियल, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट, 3 भाग में डिवाइड किया गया। जैसे कि आज यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम दोगे तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो चुका है, कहा जाता है 24-25 पोस्ट होते हैं जहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। उसी तरह से उस समय 3 पार्ट में कैटेगराइज इसको किया गया था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसके समय क्या हुआ था? 1893 के समय में डूरन कमीशन आया, और उस डूरन कमीशन ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसे आज भी डूरन लाइन बोलते हैं। समझ में आया? अभी देखो, अभी करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो देखोगे कि कभी तालिबान या पाकिस्तान की तरफ से डूरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी अंग्रेज़ों द्वारा जो सीमा रेखा खींची गई, वो बाहर से कमीशन लेके आते थे, जो ब्रिटिश का एक एमपी होता था। उस एमपी को पता नहीं होता था कि आखिरकार जो भी रिलीजियस एथनिसिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, वो किधर होंगे, तो अपने मन से ये लोग लाइन खींच दिया करते थे। समझ में आया? तो इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, जो सर रेड क्लिफ ने खींचा था। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल। उसी तरह से अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना होगा। लास्ट देखो क्या है, लास्ट यहाँ पे है एल्गिन, 1894 से लेकर 99 तक। और इसमें क्या आया देखो आप लोग, टू ब्रिटिश ऑफिसर्स एसिसिनेटेड बाय द चेपकार ब्रदर्स ऑफ 1897। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या होना शुरू हुआ, चिपकार ब्रदर्स। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्गिन के बारे में याद रख लो कि जब 20वीं शताब्दी का शुरुआत होने वाला है तो एल्गिन था। एल्गिन से पहले का इम्पोर्टेंट है लैंसडाउन, जिसके समय बहुत सारे काम हुए थे। और मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं कुछ और जो वाइस रॉय हैं उनके मैं शासनकाल को देखूंगा, और वो कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो और लाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो मेरा मकसद होता है कि एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे इस वीडियो में मैंने सिर्फ वाइसराय आपको नहीं पढ़ाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ बतलाया। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण कानून को भी मैंने बतलाया, जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला होगा, जो 1900 ईस्वी में आएगा, ऐसे 1899 से लेकर 1904 तक रहेगा। 1904 और 5 तक जो भी रहेंगे, 1905 तक कर्जन का है, लॉर्ड कर्जन या कर्जन जो भी बोलो, और वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो देखते हो तो ये टॉपिक कंप्लीट है, और आपको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इन्हीं 2-3 वीडियो से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अब लास्ट में बोल रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तक बहुत कम लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो जो लोग वीडियो को यहाँ तक देखा है उनका तो फ़र्ज़ बनता है लाइक कर देने का। थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको। चैनल पे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो कहीं 1-2 जगह शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।